हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए। टॉपिक रहेगा विविध। और विविध में भी सभी महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे। प्रत्येक को स्टार मार्क कर लेना, प्रत्येक उपयोगी रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग इधर साइड से कवर करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? ऐसे पूछेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया? तो देखिए, रामचंद्र जो थे वो वीर थे, इसलिए इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया। ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा। दूसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया? इन्होंने नाम दिया था बीज वपन काल। तो आपको पता होगा, देखिए, महावीर हनुमान थे, इन्होंने लंका में जाकर बीज बो दिया था। या जो महावीर होगा ना, वो लगातार बीज ही बोता रहेगा। ऐसे आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। दूसरा, राहुल साकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत काल। तो देखिए, गौतम बुद्ध के जो लड़के का नाम था वो था राहुल, है ना। अच्छा, गौतम बुद्ध के मतलब बच्चे का नाम राहुल था, और गौतम बुद्ध क्या थे? सिद्ध। तो राहुल साकृत्यायन, ये रिलेट कर लीजिएगा। या संस्कृत का ग्रंथ जो है वो सिद्ध, कोई सिद्ध ही पुरुष पढ़ सकता है, याद रखना। साकृत्या संस्कृत, ऐसे वॉइस निकलेगी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया? इन्होंने वीर काल नाम दिया था। कोई विश्व का नाथ है तो वो फिर वो कैसा है? वो फिर वीर ही है, याद रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया? तो देखिए, हजार, हजारी से वर्ड पकड़िए, हजार। और आजकल 1000 रुपये कॉमन है कि बच्चे बच्चे को 1000 रुपया चाहिए, और 1000 रुपये का बच्चा बच्चा आदि है, याद रखना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया था हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को। दूसरा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, और यहीं इनके साथ याद रखना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गिरियसन ने, गिरियसन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को चारण काल या संधि काल नाम दिया था। तो देखिए, ऐसे मान के चलना, डॉक्टर राम कुमार, राम के कुमार, है ना, राम के कुमार गिर गए, या राम के कुमार जो थे गिर गए उनके चरणों में, है ना। तो चरणों में चारण काल, गिर गए, ये कब की कंडीशन है? लव और कुश की कंडीशन है, जब अयोध्या में उन्होंने, है ना, सीता के साथ अन्याय का जो बदला लिया था। तो उस समय राम के कुमार थे, उनके गिरियसन, राम कुमार और गिरियसन ने चारण काल नाम दिया था। तो उनके चरणों में गिर गए थे सब, राम के कुमार के चरणों में, और सबने संधि कर ली थी, तो उससे रिलेट कर लीजिएगा। चलिए, सदल मिश्र कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे, है ना। और ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। सदल मिश्र, है ना, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। पूछ लेगा कौन था कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज का हिंदुस्तानी विभाग का अध्यापक? सदल मिश्र। अच्छा, ये पहले गद्यकार थे। आपसे पूछेगा हिंदी का पहला गद्यकार कौन? सदल मिश्र, जिन्होंने 2 कृतियां लिखी थी। एक तो नासिकेतोपाख्यान, जिसका दूसरा नाम था चंद्रावती। तो नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है आपसे पूछ ले, तो आप लोग बताएंगे सदल मिश्र की। और रामचरित जो दूसरी रचना है वो भी सदल मिश्र की ही रचना है। तो मैंने ट्रिक से बताया था, दल बनाना ना सीखे, दल ना सीखे, है ना। दल बनाना ना सीखे, दल बनाना ना सीखे, तो ना सीखें दल बनाना, दल का मतलब ग्रुप बनाना ना सीखें। अगला पॉइंट देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभ माना है वो अकबर के दरबारी कवि। आपसे पूछेगा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कहाँ से है? तो अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित है एक चंद छंद वरन की महिमा। चंद छंद वरन की महिमा, उसी से खड़ी बोली का आरंभ माना है ना। और अकबर के दरबारी कवि मतलब गंग द्वारा ये चीज लिखित है। अगला पॉइंट देखिए, लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपसे पूछेगा प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। और कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। तो रिलेट कैसे करोगे? देखिए, लल्लू है ना, प्रेम में जो आदमी है वो लल्लू हो जाता है। तो ऐसे याद रखना, प्रेम में आदमी लल्लू हो जाता है,
और ब्रज से बढ़िया प्रेम भगवान श्री कृष्ण यहीं से संबंधित थे, तो इससे ज़्यादा रिलेट कहीं होगा भी नहीं। ये बहुत बढ़िया याद हो जाएगा। देखिए, मुंशी सदा सुख लाल की रचना सुख सागर है ना, एक धार्मिक ग्रंथ है जिसकी भाषा पर पंडिताउपन एवं फारसी का प्रभाव है। तो सुख सागर की भाषा पर क्या है, एक तो पंडिताउपन का प्रभाव और फारसी का प्रभाव है। दूसरा चीज़ पूछेगा, मुंशी सदा सुख लाल, यह सुख सागर किसकी रचना है? सुख सागर मुंशी सदा सुख लाल। तो देखिए, जहाँ सुख का सागर बह रहा हो वहाँ सदा सुख है ना, सदा ही सुख है। तो याद रख लेना है, इस मुंशी सदा सुख, तो सुख का सागर बह रहा है, याद रखो ये। अगला, इंसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है। तो पूछेगा, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना? इंसा अल्लाह खां की, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। उदयभान चरित किसका नाम है? रानी केतकी की कहानी का। इस रचना पर देखिए, अब मोमडनों से संबंधित है, रचना उर्दू से संबंधित होगी। तो रचना पर उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव देखने को मिलता है, याद रखना। आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर गिरियसन एवं राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया। मैंने बता दिया था आपको ऑलरेडी ऊपर कि गिरियसन और राम कुमार वर्मा, गिर गए सन, सन मतलब बेटा, राम कुमार, राम के कुमारों के चरणों में चारण काल या संधि काल नाम दिया था। इस काल में आश्रित कवि अपने आश्रयदाताओं, राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों एवं गाथाओं का वर्णन करते थे। आगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध नाम देते थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। आपसे पूछेगा, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखित है? अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखित है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे महाकाव्य नहीं माना। तो प्रिय प्रवास को किसने महाकाव्य नहीं माना? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला, खड़ी बोली का प्रथम कवि होने का श्रेय किससे जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम जो महाकाव्य है वो तो है प्रिय प्रवास, लेकिन खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का जो श्रेय जाता है वो अयोध्या सिंह अर्थात हरिऔध को जाता है। यही खड़ी बोली के प्रथम है ना महाकवि हैं। आगे, हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप, व्यवस्थित का मतलब ऑर्डर, क्रम में व्यवस्थित करना। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो रामचंद्र शुक्ल को जाता है। तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल मतलब राम की बात है, रामचंद्र, भगवान रामचंद्र, तो उन्हीं के अनुसार तो व्यवस्थित किया गया है, ऐसे आप लोग रिलेट कर लेना। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी कि 1850 से है ना, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो माना जाता है। अगला, जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी की भाषा है, जयशंकर प्रसाद का ग्रंथ है कामायनी, इसकी भाषा खड़ी बोली है ना, जिसे मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचा गया है। सुमित्रानंदन पंत ने हिंदी में इसे ताजमहल के समान माना है। तो पूछ लेगा, कामायनी को किसने हिंदी में ताजमहल के समान माना है? सुमित्रानंदन पंत। अच्छा, जो कामायनी है इसको किसको केंद्र मान के रचा गया है? मनु और श्रद्धा को। शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को क्या कहा है? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना। जयशंकर को कमी नहीं है ना भाई, जयशंकर प्रसाद, तो भाई वो अपनी अपनी जय कराना चाह रही है और खड़े होकर बोले, कोई कमी नहीं, मोहल्ले पड़ोस में खड़े होकर बोल रही है अपनी अपनी जय, जयशंकर की, है ना। तो ये अपनी अपनी मतलब कराना चाह रही है। कमीनी के मन में ना तो मन में श्रद्धा है ना ही भक्ति है, ठीक ना। सुमित्रानंदन पंत ने हिंदी में इसे ताजमहल के समान माना है। और कमीनी जो है सुमित्रा की नंद है, ठीक है। कमीनी सुमित्रा की नंद है, हर समय अपने सिर पे ताज रखना चाह रही है कि मैं ही मैं हूँ, ठीक है ना। शांति प्रिय द्विवेदी, कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा गया है ना। कमीनी कुछ कह रही है, वहाँ अगला आदमी जो ना शांति में खड़ा होकर, बिल्कुल छाया में खड़ा होकर देख रहा है उसे। तो ये आप लोग रिलेट कर लेना, छोटी छोटी सी ट्रिक है इनसे रिलेटेड। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रसाद पंत निराला तथा महादेवी वर्मा को छायावाद का वृहद चतुष्टयी कहा गया है। प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा, ये चार हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। उर्वशी याद रखना, जिसे 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था।
उवैसीय वाक्य 72 यार है, उर्वशी उवैसीय वाक्य 72 यार है, ऐसा रिलेट कर लेना, मम्मी ने आके बताया था हमको। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर। आगे, कृत्तिवास रामायण के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य की रचना की है। आपसे पूछेगा राम की शक्ति पूजा ये किसका मिथक काव्य है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत होगा तभी राम की शक्ति पूजा स्टार्ट होगी। आगे, सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। आपसे पूछेगा सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त। आगे बढ़ते, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे। मुकुटधर राखा हुआ की छाया नीचे आ रही, तो ऐसे रिलेट कर लेना, छायावाद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। आगे, मुक्तक छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी कविताओं को रवड़ छंद या केचुआ छंद भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा, मुक्त की बात है ना, मुक्त, रवड़ और छंद और केचुआ ये मुक्त होते हैं, तो याद रखना मुक्त छंद की प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्य का जब अंत होगा, है ना, तो ये केचुआ छंद या रवड़ छंद भी इनकी जो कविताएं हैं उनको नाम दिया गया है। आगे, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन किया था अमीर खुसरो ने, याद रखना। इस भाषा का नाम हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है, याद रखना ये भी, है ना। सबसे पहले काव्य सृजन किया खड़ी बोली में अमीर खुसरो। आगे, बीसल देव रासो एक गेय काव्य है। गेय का मतलब सीधा काव्य है। इसकी रचना नरपति नाले ने 1155 में की थी, है ना। इसमें हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा का वर्णन मिलता है। तो आपसे पूछ लेगा 12 मासा का वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है बीसल देव रासो में। किसकी रचना है? नरपति नाले की रचना है बीसल देव रासो। अच्छा, नरपति नाले ने कब ये रचना लिखी थी? 1155 में लिखी थी, ठीक है ना। अच्छा, गेय मतलब सीधा काव्य है। देखिए मैं आपको याद कराता हूँ, यहाँ 12 मासा का वर्णन है, तो 12 मास 1155 यानी कि बचपन, 12 मास और बचपन से ही बै चे पैन है। बचपन से ही किसके ऊपर रासा, है ना, नरपति, पति के पीछे पति के पीछे जो ना नहाने के लिए रासा चल रहा 20 साल, है ना। ऐसे रिलेट करो, ऐसे रिलेट करो आप लोग। 12 मास बचपन ते ही लगभग 20 साल है गई, नहाने के ऊपर रास्ता नहाल ले। 20 साल से रास्ता चल रहा है, सीधे आदमी की गैल अन्याय हो रहा है। बचपन ते ही रास्ता के नहा ले 1155 बचपन बचपन ते ही, है ना। अच्छा, 12 महीना जो ना बचपन ते ही कोई नहाने में कमी करे, है ना, तो वहाँ के पीछे 20 साल से रास्ता चल रहा हो बचपन ते ही। नरपति पति नहाल पर पति कहाँ नहा रहा है। आगे देखो, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचनाकार चंद्र बरदाई हैं। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य, आपसे पूछेगा हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने रचा है। अगला देखो, परमाल रासो की रचना जगनिक ने की थी, है ना। माल की बात है, माल की रक्षा जग कई करी जा सके, तो परमाल रासो की रचना जगनिक ने की थी। इसमें महोबा के वीर अल्लाह और उदल दोए वीरता की गाथा का वर्णन मिलता है, और यही माल की रक्षा करते थे, वीर आला और उदल। इसे आला खंड भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा परमाल रासो या फिर किसे आला खंड कहा जाता है? माल के ऊपर रासो हो, है ना, तो उसे अल्लाह ही रखेगा, तो अल्लाह खंड भी कहा गया है, याद रखना। अगला, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। तो हिंदी को भारत में आप लोग राजभाषा वर्ग में रखोगे। भाग 17 संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 के फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1953 में गठित लिपि सुधार परिषद, तो आपसे पूछेगा लिपि सुधार परिषद की स्थापना कब हुई? 1953 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उस समय अध्यक्षता जो की थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी, याद रखना। पंजाबी गुरमुखी में लिखी जाती है, पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, और अधिकतर लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो थे प्रथम, वो थे बाल गंगाधर खेर, और राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी, याद रखिएगा। केशव दास रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इनकी रचना, है ना, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? रामचंद्रिका रचना है केशव दास की, उनकी रचना को। चलो भी आगे बढ़ते हैं।
भूषण रीति काव्य के प्रमुख कवि हैं। आपसे पूछेगा रीति काव्य के प्रमुख कवि कवि भूषण। इनकी रचना में वीर रस का उदाहरण देखने को मिलता है। तो देखिए भूषण में वर्ण पकड़िए भूस, और बैसाख के मौसम में भुस का जो काम होता है ना, वो बड़ा ही वीरता का होता है। तो वीर रस का उदाहरण देखने को मिलता है। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। तो आपसे पूछेगा किसका वास्तविक नाम घनश्याम था? भूषण का। चित्रकूटपति हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। दरअसल में नाम था इसका घनश्याम। क्या नाम था? घनश्याम नाम था। लेकिन चित्रकूटपति हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से सम्मानित कर दिया और उसी दिन से इनका नाम हो गया भूषण। ये छत्रसाल बुंदेला तथा शिवाजी के आश्रित थे। तो पूछ लेगा छत्रसाल बुंदेला और शिवाजी का आश्रित कौन था? कवि भूषण। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वतंत्रता काल अथवा गद्य काल से अविहित किसने किया, अर्थात ये नाम किसने दिया था? स्वतंत्र काल तथा गद्य काल। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को कहा था, है ना। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वतंत्रता काल तथा गद्य काल से अविहित किया जाता है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा, आधुनिक काल को हम लोग दूसरे लहजे में स्वतंत्रता काल तथा गद्य काल नाम दे सकते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल का अलग है। रामचंद्र शुक्ल इस काल को आधुनिक काल ही कहकर पुकारते हैं, है ना। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। वैसे इसके अन्य नाम जो हो जाते हैं वो स्वतंत्रता काल तथा गद्य काल हो जाते हैं। आगे बढ़ते। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम किसकी रचना है? मारे गए हो तो किसी रेड़ू की वजह से मारे गए होगे। तो तीसरी कसम, कसम भी खाई होगी तब भी मारे गए। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। इस कहानी पर ही तीसरी कसम नाम की फिल्म भी बनाई जा चुकी है। आपसे पूछेगा तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, है ना, ये किसकी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। आगे बढ़ते। राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक, ये सब कमलेश्वर की ही कहानी है। मांस कम लेना चाहिए तो कमलेश्वर, है ना। खोई हुई दीवा मतलब खोई हुई दिशाएं, है ना, खो जाओगे दिशाओं में, है ना। तो ये कमलेश्वर जी की कहानी है। कम लो यानी कि खो गई है दिशा, है ना। तो भाई ईश्वर का ध्यान लगाओ, कमलेश्वर। कस्बे का आदमी, है ना भाई, कमलेश्वर, कम ले ईश्वर। तो कस्बे का आदमी भी इसी की कहानी है। राजा निर्बंसिया ये भी कमलेश्वर, आज़ादी मुबारक ये सब दयान, है ना, बयान, दरिया, मास्का, ये सब कमलेश्वर की कहानी है। आगे बढ़ते। नमक का दरोगा किसकी कहानी है ना? मुंशी प्रेमचंद की। सौत किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद की। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, शंखनाद आदि सभी ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। वर्ड पकड़ो, प्रेमचंद। प्रेम में चंद सेकंड में क्या घटना घटती है ना। तो देखो, मान के चलना, प्रेम में, चंद में, शंखनाद यानी पूरे में हो जाता है। यार इसका इससे चक्कर चल रहा है। तो प्रेम की बात ऐसी है, जल्दी फैलती है। दूसरा, कफन में आदमी सिम जाता है। कफन में, लव स्टोरी के चक्कर में कफन में उसका ठिकाना हो जाता है। बूढ़ी काकी, बिल्कुल बूढ़ी काकियों से भी, है ना, प्रेम बिल्कुल बुढ़ों को हो जाता है, याद रखना। ठाकुर के कुएं से शुरुआत हुई थी प्रेम की, ये भी याद रखना, है ना। प्रेम में आदमी घर में सौत ले आता है। तो प्रेम में चंद मिनट में प्रेम, बड़े घर की बेटी हो या छोटे घर की बेटी, सबको हो ही जाता है ना। प्रेम में परमेश्वर, पंचों तक बात पहुंच जाती है। प्रेम पंच परमेश्वर, याद रखना, प्रेमचंद, है ना। अगला, दरोगा। दरोगा के पास में पहुंची चंद सेकंड में बात प्रेम की, तो ये भी रिलेट कर लेना। नमक का दरोगा, सौत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, सभी इनकी कहानी मुंशी प्रेमचंद की। आगे बढ़ रहे हैं। दुलाई वाली कहानी की रचना किसने की थी? बंग महिला राजेंद्र बाला घोष ने की थी। दुलाई वाली, देखिए धुलाई की बात, धुलाई वाली, धुलाई किसने करी? बंग से, है ना। तो धुलाई वाली कहानी की रचना बंग महिला राजेंद्र बाला घोष ने की थी। घुसा घुसा के मारा, ऐसे याद रखना। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। रामचंद्र 11 की जगह आपको पता है 12 वर्ष के लिए गए थे, लेकिन 11 वर्ष का समय रिलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट है, इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल है। यह कहानी शेक्सपियर के नाटक
टेम्पेस्ट के आधार पर लिखी गई है। तो पूछ लेगा कौन सी कहानी शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट के आधार पर लिखी गई है? इंदुमती। और इंदुमती जो है हिंदी की पहली कहानी है, याद रखना, हिंदी की पहली कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ रहे हैं। बाबा के नाम से कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। बाबा की बात आ रही है, नागार्जुन, बाबा के पास नाग मिलेगा, नागार्जुन, तो भाई बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे नागार्जुन, ठीक है। अच्छा, बाबा के पास में नाग मिलेगा, वैद्य जी का काम भी करेगा बाबा, है ना, फिर बेचेगा ना सुरमा, सुरमा लगा हो आंखों में, तो वैद्यनाथ मिश्र था बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं, है ना। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री नाम से रचनाओं का सृजन किया है। इसका मतलब है हिंदी में जो इन्होंने रचना की है वो नागार्जुन नाम से की है, अपना नाम नागार्जुन दिखाया है। और तथा मैथिली, मैथिली कहाँ की है? बिहार की भाषा है, बोली है। तो मैथिली में जो अपना नाम दिखाया है इन्होंने, यात्री नाम दिखाया है, याद रखना। आपसे पूछेगा यात्री उपनाम से किसने रचनाओं का सृजन किया है? नागार्जुन, याद रखना, बाबा के नाम से फेमस थे। अगला पॉइंट है, हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1943 यानी कि 1943 से माना जाता है। और अग्गे के द्वारा संपादित था तार सप्तक। ये जो तार सप्तक था इसमें 7 कवि थे, है ना। तार सप्तक में 7 कवि, है ना। कौन कौन से थे कवि जो थे उसमें? अग्गे, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल आदि थे। ये तार सप्तक में ये पूछ लेता है कौन सा कवि शामिल नहीं था, ये भी आप लोग थोड़ा सा गौर से देख लेना। तार सप्तक को ही अग्गे, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अग्गे थे, इन्होंने राहों का अन्वेषी नाम दिया था। पूछ लेगा राहों का अन्वेषी किसे कहा जाता है? तार सप्तक को किसने कहा था? तो ये कहा था अग्गे जी के द्वारा। आगे, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी है। आपसे पूछेगा पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? तो ये जो कविता है ये माखनलाल चतुर्वेदी की, याद रखना। अच्छा, इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी की जो कृतियां हैं उसमें हिम की ट्रेनी, है ना, पुरस्कार भी मिल चुका है इसे, और हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा इत्यादि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। आगे अगला पॉइंट देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। आपसे पूछेगा कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये किसने कहा है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे, कबीर की वाणी का संग्रह क्या कहलाता है? बीजक। बीजक के कितने भाग थे? 3, है ना। बीजक के 3 भाग, साकी, शबद, रमैनी। और कबीर निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित थे, सदुकड़ी इनकी भाषा थी, है ना। माता पिता का नाम था नीरू नीमा, बच्चों का नाम कमाल कमाली था, है ना। चलिए, पत्नी का नाम कबीर दास की वो क्या था? लोई था। और ये निरक्षर थे बिल्कुल, ठीक ना। 1398 इनका जन्म हुआ था लहर तारा नामक स्थान काशी वाराणसी में, और मृत्यु हुई थी मगहर नामक स्थान पे 1518 ईस्वी में। ये कबीरदास से रिलेटेड 4-6 लाइन आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट ऊपर की तरफ से। निर्गुण संत कवियों में सूरदास सबसे सुशिक्षित थे। आपसे पूछेगा निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास है ये, ठीक ना। निर्गुण संत कवियों में सबसे सुशिक्षित, अच्छे पढ़े लिखे कौन थे? सुंदरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के कवियों में तुलसीदास, सूरदास और जायसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत बड़ी बड़ी, है ना, समीक्षाएं लिखी हैं। वहीं कबीर को इस योग्य नहीं समझा जाता, अर्थात सबसे कम महत्व जो है प्रदान किया जाता है। छोड़ सकते हो लाइन को, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट है, निर्गुण संत कवियों में सुशिक्षित सबसे ज्यादा सुंदरदास। आगे बढ़ते हैं, रामचरितमानस जिसमें 7 कांड हैं, है ना, दोहा चौपाइयों में लिखा गया है। रामचरितमानस की भाषा पूछी जाती है, तो रामचरितमानस दोस्त अवधी भाषा में लिखा गया, ये याद रखना। 7 कांड है, जिसमें 7 कांड में से बाल कांड है, अयोध्या कांड है ना, अरण्य कांड वन में वन वाला, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है। तो एक कांड इसमें से गायब है कोई सा, है ना, या फिर पूरे हैं? पूरे तो हैं भाई। देखो ये 3 तो ये हो गए, ये वाले 4, 5, 6, 7 पूरे आ गए, 7 कांड हो गए। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास है। आपसे पूछेगा किसने ब्रज और अवधी दोनों में रचना की थी? तुलसीदास ने। और विनय पत्रिका की भाषा पूछी जाती है, विनय पत्रिका
तो विनय पत्रिका की भाषा जो है वो ब्रज है, याद रखना। तुलसीदास की रचनाओं में जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, ठीक है ना, हनुमान बाहुवक, प्रश्नावली, कवितावली, दोहावली, है ना, कृष्ण गीतावली, ये सभी गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। पूछ लेगा आपसे कि सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम था रसखान का। सुजान सागर जो है और प्रेम वाटिका, दान लीला, है ना, ये सब रसखान की ही कृतियां हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप में 8 भक्त कवि हैं। आपसे पूछेगा अष्टछाप में कितने कवि? 8। कौन कौन से थे? सूरदास थे, कुंभन दास थे, परमानंद दास और कृष्णदास। ये सभी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, है ना, याद रखना। अच्छा, और विट्ठलनाथ के शिष्य थे गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी और चतुर्भुज दास। पूछ लेगा अष्टछाप में निम्नलिखित में से कौन सा कवि नहीं था, या फिर आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है कौन सा वल्लभाचार्य की शिष्य था, कौन सा विट्ठलनाथ का शिष्य था। आगे, प्रेमचंद की उर्दू कहानियों का पहला संग्रह 1907 में छपा था, सोजे वतन के नाम से। आपसे पूछ लेगा प्रेमचंद की जो पहली कहानी का संग्रह है कब छपा? 1907 में। किस नाम से? सोजे वतन के नाम से। इस कहानी संग्रह को इन्होंने किस नाम से लिखा था? नवाब राय के नाम से लिखा था। नवाब की शुद्ध वर्तनी भी आ जाती है, ये भी देख लेना, नवाब राय के नाम से लिखा था। इस कहानी में तथाकथित बगावत की गूंज सुनाई देती थी जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। तो आपसे पूछेगा किस कहानी में, है ना, तथाकथित बगावत की गूंज सुनाई देती थी? सौजे वतन किसके द्वारा लिखा गया था? 1907 में प्रेमचंद के द्वारा। किस नाम से लिखा गया था? नवाब राय के नाम से लिखा गया था। आगे, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया था। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 में इसकी स्थापना हुई, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नोल्ड की आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया, आपसे पूछेगा लाइट ऑफ एशिया के रचनाकार कौन है? एडविन अर्नोल्ड, है ना। रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नोल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में बुद्ध चरित के नाम से पद अनुवाद किया है। तो पूछ लेगा रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नोल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया, है ना, के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया किसका है? एडविन अर्नोल्ड का। रामचंद्र शुक्ल ने इसका ब्रज भाषा में बुद्ध चरित के नाम से पद अनुवाद किया है। आगे, प्रगतिशील काव्य धारा के त्रयी स्तंभ कौन कौन से हैं? जो प्रगतिशील काव्य धारा के 3 स्तंभ माने जाते हैं, एक तो नागार्जुन हो गया, एक शमशेर बहादुर सिंह हो गया, है ना, और एक कवि त्रिलोचन। ये त्रयी बोले जाते हैं। नाम त्रयी है ना। अच्छा, नाम जो है इनके मतलब 4 हैं या 3 ही है? 3 ही तो नाम है। एक तो नागार्जुन है, एक शमशेर बहादुर सिंह है और एक त्रिलोचन है। ये तो कवि 3 है ये। इन्हीं को प्रगतिशील काव्य के त्रयी के रूप में जाना जाता है। आगे अगले पॉइंट देखिए, इसी में कवि त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। आपसे पूछेगा किसका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था? त्रिलोचन, याद रखना। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछेगा उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। आगे, निराला की जूही की कला 1916 मुक्तक छंद की कविता जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए ही लौटा दी थी। तो आपसे पूछेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए हुए कौन सी पत्रिका लौटा दी थी? तो निराला की जूही की कली थी ये, है ना। ये कविता थी निराला की जूही की कली। ये 1916 की बात है। मुक्तक छंद की कविता थी ये। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापा नहीं, इसे बिना प्रकाशित किए ही लौटा दिया था। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने क्या नाम दिया था? राष्ट्रीय कवि, है ना। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा था, याद रखना ये चीज़। आगे, भीष्म सहानी द्वारा तमस की, राही मसूम रजा द्वारा, है ना, रचित आधा गांव। भीष्म सिंह सहानी की तमस थी, राही मसूम रजा द्वारा रचित था आधा गांव। कमलेश्वर द्वारा रचित कितने पाकिस्तान? तो आपसे पूछेगा कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? कमलेश्वर की, है ना। आधा गांव किसकी रचना है? तो आधा गांव राही मासूम रजा, याद रखना। राही और
कितने पाकिस्तान उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर लिखे गए हैं? ये तीनों के तीनों। तमस्वी, राही मसूम रजा ने लिखा है आधा गांव, ठीक है। कमलेश्वर ने लिखा है कितने पाकिस्तान। ये सभी उपन्यास लिखे गए भारत विभाजन को लेके। अगला पॉइंट यहाँ से याद करेंगे, तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। तो पूछेगा किसको रूपकों का बादशाह कहा जाता है? तुलसीदास को। रामधारी सिंह दिनकर को स्वतंत्रता से पूर्व विद्रोही कवि कहते थे और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कवि कहा गया था। तो याद रखना, किसको स्वतंत्रता से पूर्व विद्रोही कवि कहते थे? रामधारी सिंह दिनकर। और राष्ट्रीय कवि किस कब कहते थे? उन्हीं को स्वतंत्रता के बाद कहते थे, याद रखना। अगला पॉइंट देखिए, यद्यपि मैं उर्दू का सबसे बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। अगर ऐसा किसी ने कहा तो गरसाते काट दूंगा। गौर सदत तासी ने यह कहा था कि मैं खुद उर्दू का सबसे बड़ा पक्षपाती हूँ, उर्दू के पक्ष में हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना ठीक नहीं है। ऐसा अगर किसी ने कहा तो गरसाते काट दूंगा। गौर सदत तारसी ने यह लाइन कहा था। अगला पॉइंट देखिए, हिंदी में स्वच्छता, है ना, स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता था? तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का जो कवि है वो श्रीधर पाठक को कहा जाता था। ऐसे याद रखना, स्वच्छ जगह पे इधर रख के पाठ होगा, है ना। अगला, अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन को केंद्र मानकर खंजन नयन नामक उपन्यास लिखा था। अमृतलाल नागर, नगर में हल्ला है कैसे? सूरदास के किसी ने नयन खंजर मार के नयन निकाल लिए। सूरदास जन्मांध थे तभी तो जन्म से अंधे हो गए। तो यह बात को नगर में हल्ला है कि सूरदास को नगर में हल्ला है को कि खंजर मार के कहीं ने नयन निकाल लिए, याद रख लेना। प्रेमचंद का जो उपन्यास अधूरा है वो है मंगलसूत्र। तो आपको पता होगा भाई, जब आप किसी से प्रेम करते हो तो ये मंगलसूत्र का जो कार्य है ना अपूर्ण ही हो जाता है, क्योंकि घर वालों के सामने चलती नहीं है किसी के पेश। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास इरावती अधूरा, याद रखना। प्रतिज्ञा उपन्यास, प्रेम में प्रतिज्ञा होती है, तो प्रेमचंद का है प्रतिज्ञा उपन्यास, याद रखना। यह एक सामाजिक उपन्यास है। इसी प्रतिज्ञा में ही ये प्रतिज्ञा लिखी हुई है जिसमें विधवाओं को, अछूतों को, है ना, ये इनका क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो आपसे पूछेगा विधवा और अछूतों का प्रश्न किस में उठाया गया है? प्रतिज्ञा उपन्यास में। किसके द्वारा रचित है? मुंशी प्रेमचंद। अगला, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं तथा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये सब निबंध किसके द्वारा लिखित हैं? विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध हैं, याद रखना। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है ना? है ना, हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी, तो आपको पता है निठल्ला, बिल्कुल बिल्कुल ठल्ला, बिल्कुल ठाली कौन बैठे रहे हैं तुमको पता भाई? देवताओं के पास में कहाँ ठल्ले ठाली बैठे रहे? बिल्कुल हरिशंकर परसाई। ये ट्रिक से रिलेट करा रहा हूँ, मेरे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। अगला पॉइंट है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता, यह उक्ति सुमित्रा नंदन पंत की। तो पूछेगा कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह उक्ति किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। आगे, रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को क्या कहा? गद्य की कसौटी कहा था रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को। अगला पॉइंट है, किशोरीदास वाजपेयी को क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि अर्थात हिंदी का ज्ञाता कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी को। तो हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? पूछेगा किशोरीदास वाजपेयी। आगे, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखना, वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। अगला पॉइंट, जयशंकर प्रसाद पहले ब्रज भाषा में किस नाम से कविता करते थे? तो जयशंकर प्रसाद पहले ब्रज भाषा में कलाधर के नाम से, है ना, उपनाम से कविता की लिखा करते थे, किया करते थे। माखनलाल चतुर्वेदी, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी उपनाम एक भारतीय आत्मा है। तो आपसे पूछेगा एक भारतीय आत्मा किसका उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए वेदों की बात है ना, ये वेदों की, यहाँ वेदों का आत्मा में, है ना, पूरी अपनी आत्मा में इन्होंने, है ना, ग्रहण कर रखा था वेदों को। आगे, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु हनुमान बाहुवक ग्रंथ लिखा गया है। आपसे बोला भी जाता है कि हनुमान जी का उच्चारण कर लो, आपका जो कष्ट है शरीर का वो नष्ट हो जाएगा। तो तुलसीदास ने शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु हनुमान बाहुवक लिखा है, याद रखना। कबीरदास सिकंदर लोदी का समकालीन था। तो पूछेगा कबीरदास किसका समकालीन था? क्योंकि 1518 में मरा था और सिकंदर लोदी लगभग 1504 के समथिंग की बात है, आपको पता होगा इतना तो, ठीक है ना। चलिए, ये सिकंदर लोदी के समकालीन था। सिकंदर लोदी के काजी द्वारा कबीरदास को हाथी से कुचलवाने तथा लोहे की जंजीरों में बंधवाकर गंगा में डुबाने का वर्णन मिलता है।
तो पूछ लेगा आप लोगों से। कबीरदास को हाथी से कुचलवाने तथा लोहे की जंजीरों में बंधवाकर गंगा में डुबवाने का वर्णन है ना किस काल से मिलता है? तो सिकंदर लोदी के समय से मिलता है। आगे, केशव की कविताओं में क्लिष्टता आ जाने के कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। तो पूछ लेगा कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है, क्योंकि इनकी कविताओं में क्लिष्टता आ गया था, विघ्न आ गया था। आगे, हिंदी के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन इस आधार पर किया गया है। आदिकाल जो था वो 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक था। तो आदिकाल का आप लोगों से पूछे तो 700 से लगभग 1400 के मध्य था। भक्ति काल जो था वो 14वीं सदी के मध्य से लगभग, मध्य से मान के चल लो, मध्य का मतलब आप लोग ये 50 कह सकते हो, 1450 के आसपास, ठीक ना। और 7वीं शताब्दी की मध्य, मध्य यानी 7वीं सदी, ये आसपास यही टाइम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 17वीं शताब्दी के मध्य तक था और रीति जो काल था वो 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक था। बीच का, मध्य का मतलब होता है बीच का, 50 नहीं होता वहाँ पे, है ना, ये याद रखना, ये याद रखना, मध्य का मतलब होता है बीच का है। इसका मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ। हिंदी साहित्य का जो इतिहास बांटा गया, आदिकाल जो था वो बांटा गया था 7वीं सदी से लेके 700 से लेके 1400 तक में बांटा गया। भक्ति काल जो था वो 1400 से लेके, है ना, 1700 तक बांटा गया, 1700 तक बांटा गया 1400 से, है ना, वही याद रखना है चीज़। अगला, रीति जो काल था वो 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक था और आधुनिक काल अब चल रहा है 1850 के आसपास से, याद रखना, ठीक है ना। अगला, आधुनिक काल को इस प्रकार बांटा जा सकता है। आधुनिक काल भी बांटा गया। सबसे पहले पुनर्जागरण काल आया जिसमें भारतेंदु काल था 1857 से 1900, याद रखो, ये चीज़ भी पूछा जाता है। दूसरी चीज़, हाँ, जागरण सुधार काल जिसमें द्विवेदी काल था 1900 से 1918, छायावाद काल था 1918 से 1938 और छायावादोत्तर काल जिसमें, है ना, प्रगति प्रयोग काल 1338 से 1954 तथा नवलेखन काल 1953 से अब तक, ये इसमें शामिल है। अगला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। तो ये उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आगे बढ़ते, राहुल साकर्त्यायन ने 8वीं यानी कि 769 ईस्वी शताब्दी के, है ना, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो आपसे पूछेगा हिंदी का प्रथम कवि कौन है? ये थे सरहपाद, याद रखना, सरहपाद। हिंदी साहित्य के इतिहास काल का विभाजन जो किसने किया था? तो ये ग्रियर्सन ने किया था, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सबसे पहले। आगे, रामानंद के शिष्य जो थे उसमें कबीर था, रामानंद के अनंत दास, पीपा और धन्ना आदि थे, है ना। तो पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है? तो अनंत दास, कबीर, पीपा और धन्ना सभी थे। अगला पॉइंट है, किंवदंती के अनुसार कबीर का पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। किसके अनुसार? किंवदंती के अनुसार। इनकी पत्नी का नाम लोई व पुत्र का नाम कमाल कमाली था। रैदास जिनका दूसरा नाम रविदास था, इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। ये मीराबाई के गुरु थे। तो मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था, काशी वाराणसी में जन्म हुआ था। इन्हीं का दूसरा नाम रविदास भी था। चतुर्भुज दास विद्वान और विद्यानुरागी थे। आपसे पूछेगा, चतुर्भुज दास विद्वान भी थे और विद्यानुरागी थे, जो बीरबल के मध्य से अकबर के दरबार में सम्मानित हुए थे, बीरबल के समय से। अगला, रीति काल को मित्र बंधुओं ने अलंकृत काल, है ना, आपसे पूछेगा रीति काल को मित्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? अलंकृत काल नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल, है ना, रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल नाम दिया और पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगाल काल कहा था रीति काल को, याद रखो, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। हरिश्चंद्र पत्रिका 1873 से संबंधित है। आगे बढ़ते, तितलोत्मा, चंद्रहास तथा अनघ मैथिली शरण गुप्त के, एक से पूछेगा तितलोत्मा किसका है? चंद्रहास तथा अनघ मैथिली शरण गुप्त के प्रसिद्ध नाटक है, याद रखना। अगला, 1905 में रामचंद्र शुक्ल ने एडिशन के एसे ऑन इमेजिनेशन का कल्पना, मतलब कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किया था। किसने किया था कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद? रामचंद्र शुक्ल ने। किसको किया था?
1905 में रामचंद्र शुक्ल ने ये कारनामा किया था। एडिसन के एसे ऑन इमेजिनेशन को इन्होंने कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद करके इन्होंने मतलब कृति हासिल की थी। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, ये लाइन किसकी है? ये लाइन महादेवी वर्मा की है। वियोगी हरि ने वीर सतसई की रचना ब्रज भाषा में की है, आपसे पूछ लेगा। मर्यादा नाम की जो पत्रिका है वो मतलब प्रकाशन कब तक हुआ? मर्यादा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1923 तक हुआ। इसका जो पहला संपादक था वो थे कृष्णकांत मालवीय, और फिर बाबू संपूर्णानंद आदि आए, है ना। कुछ समय के लिए प्रेमचंद भी जुड़ गए थे। हल्दी घाटी, है ना, आपको पता होगा 1757 हल्दी घाटी, है ना, या फिर 1576, बताइए। 1576 में हुआ था, 1757 में हुआ था, है ना। हल्दी घाटी कब हुआ था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। हल्दी घाटी जो महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है, शीर्षक से श्याम नारायण पांडेय की है। हल्दी घाटी शीर्षक से रचना, हल्दी घाटी शीर्षक से रचना श्याम नारायण पांडेय की थी। ये पूछ सकते हैं आप लोगों से, ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट थे इसमें।